में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी की आभारी हूँ। और विशेष आभार मुझे आपके जो ऑर्गेनाइजर है, आईएनओ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत बिरादर जी, फिर चेयरमैन अशोक सिंह जी, प्रेसिडेंट विजया लक्ष्मी जी जायसवाल, और आप सभी लोग जो बहुत ही प्यारे से मेरे फ्रेंड जैसे कल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आप सभी का सराहनीय आदर करती हूँ। और इसी आदर को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगी इस जो भी मुझे समय मिला है उस समय में मैं एक थोड़ा सा जो सार भाग है मेरे विषय का, जो मेरा विषय है आयुर्वेद और योग के दृष्टिकोण से गर्भावस्था में कैसे देखभाल करें, तो इसी विषय को हम आगे लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर सोनालिनी जी कहा कि शिशु जो आता है वो जब शिशु माता के गर्भ में आता है तो वो माता को गर्भिणी कहा जाता है। आयुर्वेद में गर्भिणी कहा है स्त्री को, लेकिन स्त्री गर्भिणी के पहले एक स्त्री होती है, ठीक है। और बाद में शिशु को जन्म देने के बाद वो एक सूतिका काल माना जाता है। तो ये तीनों अवस्था में हमें ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद और योग दोनों साइंस एक सिस्टर साइंस है, उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री साइंस है, जो हमें बताता है कि ना कि आप जब आपको प्यास लगे तभी पानी मत पियो, प्यास लगने के पहले आपको पानी का अरेंजमेंट करना जरूरी है। एक सीधी लैंग्वेज में या भाषा में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी इस विषय को। तो इसीलिए गर्भ अवस्था में मैं सभी स्त्रियों को जो अभी तक गर्भावस्था में नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और गर्भिणी डेफिनेटली जो गर्भिणी है, जो गर्भावस्था में जो स्त्री है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, और जिसने जन्म दिया है शिशु को उनके लिए भी ये सेशन बहुत जरूरी है। उस हिसाब से हम इस पूरे टॉपिक का डिवीजन मैंने किया है जो आपको मुझे बताना है आयुर्वेद में क्या है। और जो भी मैं यहाँ पे बातें शेयर करूंगी इन सभी का मैं डेडिकेशन ये जो भी है वो मेरा खुद का नॉलेज नहीं है, मैंने जो भी सीखा है मेरे गुरुओं से जो भी मुझे मिला है, और जो शास्त्र पढ़ के बुक पढ़ के आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप संहिता, ये सभी जो शास्त्र है हमारे उपनिषद है, इनमें से जो सार भाग जितना मुझे समझा है उस समझ को आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगी। इसमें आपको जो भी डाउट हो, जो मिस्टेक हो मेरी, उसके लिए पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी जो भी सही तरीके की जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करूं। इसके आगे अभी जैसे मैंने आपको सराउंडिंग इसका जो प्लेटफॉर्म है अपने टॉपिक का वो आपको समझाया, तो स्त्री जीवन में ये जो गर्भावस्था है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, और इस अवस्था को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए, जॉयफुल बनाने के लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। और इसी के लिए आयुर्वेद और योग में बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, जिसके वो गाइडलाइन अगर आप अच्छी तरह से आत्मसात करें तो मुझे लगता है आप जो एक्सपीरियंस अच्छा माता या अच्छा शिशु इस संसार में लाने का जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो गर्भ की परिभाषा आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर दी है, वो परिभाषा को आई डोंट थिंक कि कोई चेंज कर सकता है, इतनी सुंदर परिभाषा है। आप अगर मॉडर्न साइंस में देखो तो इसको फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन दी है तो उसमें शुक्र और जैसे स्पर्म एंड ओवम दोनों का जो मिलन होता है तब गर्भ बनता है, ऐसे लिखा है। बट आयुर्वेद में एक और फैक्टर ऐड किया है जिसका नाम है जीव। जो शास्त्र में एक संस्कृत श्लोक है, बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, शुक्र शोणित जीव संयुगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा, ये गर्भ की व्याख्या दी है। तो इसमें शुक्र और शोणित मतलब स्पर्म एंड ओवम है, जो स्त्री बीज और पुरुष बीज है, उन दोनों का जब मिलन होता है और बाद में जब जीव का उसमें प्रवेश होता है तब गर्भ वो जो मसल मास या जो भी सेल बना है उसको हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। तो ये जीव फैक्टर जब आता है तो डेफिनेटली हम फिजिकल मेंटल बॉडी से परे स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये गर्भाधान विधि
जो हमारे हिंदू संस्कार में षोडश संस्कार का वर्णन किया है, और इस षोडश संस्कार में गर्भाधान विधि को पहले स्थान पे रखा है, और उसके पहले विवाह ये भी उसमें वो षोडश संस्कार में आता है, पुंसवन संस्कार आता है। तो काफी सारे जो ये षोडश संस्कार में काफी सारे संस्कारों का वर्णन है। वो सभी बातों का अगर आप शास्त्र को जानना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो आई थिंक मुझे मेरे सभी दर्शकों को और सभी लोगों को मुझे रिक्वेस्ट करना है कि हमें फिर से अपने प्रकृति की ओर जाना है, फिर से हमारे जो भारतीय संस्कृति है उनकी ओर जाना पड़ेगा। अगर उससे हम बहुत दूर आ चुके हैं, और शायद इसीलिए इस पूरे संसार में जैसे कोविड जैसा वायरस हमें डरा रहा है, और हमारे आने वाली फ्यूचर को भी हम वो सामना करें कि नहीं करें। आज स्त्री की वो अवस्था है कि मैं प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को मैं करूं कि नहीं करूं, इस पैंडेमिक के सिचुएशन में वो एक डर का माहौल बना है। तो आई थिंक कहीं पे जाके हमें डरना नहीं है। पहली बात तो मुझे ये क्लियर करना है कि गर्भावस्था एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये निसर्ग का प्रक्रिया है, वो निसर्ग का जो नियम है संसार चलाना, वो तो चलते रहेगा। जैसे अभी शुरू में जो एक मधुर ऐसा संगीत और जो लिरिक्स थे उसके इतने प्यारे से थे कि हम कुछ चलाते नहीं, वो अपने सब कुछ चलाने वाला तो वो है। अभी वो कौन है, हमें तो उस आंखों से डायरेक्ट अपने ग्रॉस बॉडी या सूक्ष्म बॉडी से हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस करना है। तो ये सभी संसार चलाने वाला कोई और है। हमें सिर्फ यही समझना है कि हम अगर इस संसार में इस शरीर रूपी जो व्हीकल हमें मिली है उसमें बैठे हैं, तो हमें अपना कार्य नियमित रूप से और ठीक तरीके से पूरे ज्ञान से और जो मनुष्य को ये दिमाग नाम की जो चीज मिली है उसका पूरी तरह से यूज करके स्किलफुली अपने आहार विहार आचार विचार इन चारों चीजों को अगर हम ठीक ढंग से अपनाए, तो आई थिंक आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। ऐसे वायरस की या बैक्टीरिया जो भी आए, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। तो ये सबसे पहले मुझे मैसेज देना है आप सभी को, जो गर्भिणी है उनको भी प्लीज मत डरिए। बहुत सारी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है आपके पास में, भले आप फिजिकली आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, बट आपको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। सरकार की जो गाइडलाइंस है वो रेडीमेड है। तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान से आपका अवेयरनेस बढ़ाना है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। तो आप अगर स्त्री हो और आपको अगर प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो मतलब प्रेगनेंसी की अवस्था के लिए भी आपको सही समय चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं, समय चलता रहता है, राइट। तो अगर आपकी राइट एज है, जैसे फर्टाइल एज जो कहा है आयुर्वेद के शास्त्र में या मॉडर्न साइंस में, जो 18 साल से लेके 35 के बीच में आपको एक या आपको जो भी 2 बच्चे चाहिए उसका प्लानिंग आपको पहले से ही करना है। फिर उसके लिए आपका जो वायरस आया है उसको भी आपको थोड़ा और ज्यादा ख्याल रख के प्रिकॉशन लेके आप वो कर सकते हो, क्योंकि समय आपके पास कम है, राइट। क्योंकि लेट मैरिज, लेट कंसेप्शन ये भी काफी सारी दिक्कतें आपको दे सकता है। तो इसीलिए समय बर्बाद ना करके एक अच्छी सी सलाहकार को ढूंढ के, अच्छे से डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करके, अपना ज्ञान बढ़ा के ये जो नैसर्गिक जो क्रिया है उसको आप सहे दिल से अपनाए। और प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है कि आपका जो हस्बैंड है, आपके जो स्पाउस है, उनको भी आपके साथ में रखे, क्योंकि अगर आप नए जीवन को आपके कुटुंब में लाना चाहते हो तो पहले तो आप दोनों का मिलन अच्छा होना जरूरी है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हम जब आयुर्वेद और योग की बात करते हैं, इवन योग में आजकल हमें कपल योगा जैसे जो एंजॉयमेंट के लिए, मतलब योग को बहुत सीरियस लिया जाता है, पता नहीं क्यों, और उसको सिर्फ आसन समझा जाता है। ये भी बहुत बड़ी
अब क्या मैं कह सकती हूँ इसको, ऑब्स्टेकल्स या बाधा है जो ये शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे फन फैक्टर भी है, इसमें स्किलफुल वेरिएशंस जो है, तो वो आप दोनों का रिश्ता एक मजबूत बनाने के लिए पहले तो आपको प्रयास करना है। जो भी आपके शरीर में कुछ टॉक्सिन्स है या कुछ डिसीजेस है, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो फैक्टर है, जैसे आप अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पीसीओडी, ऐसे जो कुछ स्त्री के जो विशेष बीमारी रहती है, वैसे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका सही इलाज करवा के फिर आप कंसेप्शन कर सकते हो। उसको कहते हैं हम कॉन्शियस प्रेगनेंसी। या जो गर्भ संस्कार की जो हमने बात की, जो मैंने बुक लिखी है इसी विषय पे, कि ये गर्भ संस्कार कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ यही है कि गर्भ को आप जब गर्भ आने के पहले, गर्भ जब आपके कुक्षी में रहता है उस समय आप क्या संस्कार दे, आपको क्या ऐसा आप चाहते हो आपके बच्चे में जो विशेष पर्सनालिटी को आप जन्म दे। तो थोड़ा सा बड़ा सोचिए, आपकी जो कॉन्शियसनेस थिंकिंग जो है, ये बच्चे को जन्म देने का थॉट प्रोसेस ही आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। हम सिर्फ सोचते हैं, सभी माताएं, सभी हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो क्या संबंध आ गया, प्रेगनेंसी रुक गई। तो प्रेगनेंसी इज हैपनिंग बाय चांस, बट इट शुड हैपन बाय चॉइस। दैट इज व्हाट गर्भ संस्कार इज एम्फोसिस ऑन। क्योंकि आपका ये चुनाव होना चाहिए, आप दोनों के मन में पहले वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि आपको बच्चा चाहिए। अभी आपको बच्चा चाहिए, वैसे ही आप कन्वर्सेशन शुरू करो उस बारे में, एक दूसरे से बात करने लगो। उसके बाद में जब आप वो बातें करने लगोगे, उसके बारे में आप ध्यान करने लगोगे, तब जाके वो जो कॉन्शियस जो समय, क्योंकि ये जो कंसेप्शन है ये बहुत सैक्रेड और बहुत सीक्रेट एंड सैक्रेड दोनों भी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कब होता है, कंसेप्शन किसी को पता नहीं। संबंध कब होता है ये कपल को पता होगा, लेकिन कंसेप्शन कब होता है ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है। तो इसीलिए हमें बहुत ही हर समय, हर मासिक में हमें ध्यान रखना है। आप अगर प्रिपेयर करते हो अपने आप को इस चीज के लिए, तो मुझे लगता है अवेयरनेस लेवल ज्यादा आती है। और अवेयरनेस लेवल ज्यादा आने के बाद आपको जो साइन सिम्टम्स जो जल्दी आप अटेन कर पाते हो, एड्रेस कर पाते हो, और उसके ऊपर ऊपर तुरंत आप इलाज या जो भी उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉडिफिकेशन जो आपके डाइट, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल में करने हैं वो कर पाते हैं। मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीना, बीच के 3 महीने मतलब आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है। और थर्ड ट्राइमेस्टर है सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ मंथ। तो ऐसे 3 ट्राइमेस्टर के ये 9 महीने का जो पूरा समय रहता है, जब गर्भ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, उसको जैसे आपको ढालना है, जो आचार विचार का बनाना है, ये पूरी तरह से फिर माँ के हाथ में होता है, और माँ को वो पावर दी होती है। तो इसके लिए गर्भावस्था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास एक टूल है, या माँ के पास एक टूल है। एक माँ मतलब राम को भी पैदा करने का उसको ये मतलब पावर है, और रावण को भी वो पैदा कर सकती है, राइट। तो इसको हमें चूज करना है कि हमें किसको जन्म देना है, मुझे कैसा बच्चा चाहिए। सिर्फ स्वस्थ सुदृढ़ ये तो ठीक है, बट एक ऐसे महान कार्य मतलब जो व्यक्ति है, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है, राइट? ओके। तो हमें माँ को एक संकल्प करना चाहिए। ये मैं तो कहती हूँ पूरे दोनों को, कपल को संकल्प करना चाहिए कि आपको किस तरीके का बच्चा चाहिए, और उसी में आपको योग करना चाहिए। योग यही कहता है कि मिलना, तो आपके थॉट प्रोसेस मिलने चाहिए, आपको पूरा फाइनेंशियल जो आप बेयर कर सकते हो, आगे का पूरा प्लानिंग करना चाहिए। एंड फिर ये प्रोसेस को एक अच्छे समय देख के, एक अच्छा एनवायरनमेंट देख के उस समय आपको एकत्रित आना है। क्योंकि जो प्रकृति बनती है, आयुर्वेद में गर्भ प्रकृति कहा है, जो एक ब्लूप्रिंट होता है अपने पूरे पर्सनालिटी का, जो तभी बनता है उस समय जब माता पिता के जो एसेंस
जो बीज में जो एसेंस होता है उससे वो प्रकृति बनती है। अपना स्वभाव, मूल स्वभाव की जब हम बात करते हैं वो कभी जाता नहीं है, जब तक हम मरते हैं तभी वो स्वभाव जाता है। तो ये स्वभाव बनता है उस समय। तो गर्भाधान विधि जो बताई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जो कपल को बहुत कॉन्शियस होके ये सब विधि का मंत्र चैंटिंग करके, एक डिवाइन पावर को इन्वोक करके फिर ये विधि को आपको करना है। उसके बाद में आपको एक संस्कार, मतलब ये तो पहली जिम्मेदारी हुई। उसके बाद में जैसे ही आपको पता चलता है, कुछ साइन सिम्टम्स आपको आने लगेंगे पहले 1-2 महीने में। बहुत बार इस समय जो मैंने अपने बुक में एक 3S मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है। 3S मॉड्यूल मतलब क्या है, तो इसमें 3 बातों का मुख्य ख्याल रखना है। पहले ट्राइमेस्टर में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, स्थिरता आने की बहुत जरूरी है। और स्थिरता आने के बाद, मतलब जैसे स्थिरता यानी क्या, कि जब शुक्र शोणित और जीव का मिलन हुआ, बाद में वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करके वो गर्भाशय में आके स्थित होता है। तो ये स्थित होने की जो प्रक्रिया है ये 10-15 दिन में होता है। आप जब आपका संबंध होने के बाद 10-1 दिन के अंदर ये सभी प्रक्रिया साइलेंट रूप से आपके बॉडी में चलती रहती है, स्त्री के शरीर में, वो उसको पता भी नहीं रहता है। तो उसके बाद में जब वो गर्भाशय में स्थित हो जाता है, फिर जाके जो हार्मोन्स के बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसके अनुसार वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। तो स्त्री का शरीर तो पूरा तैयार करके भेजा है ऊपर वाले ने कि वो सभी रिसोर्सेस अंदर है आपके, तो इसमें डरने का कुछ नहीं है। सिर्फ वो चेंजेस होते समय आपको थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस आने लगेंगे। तो वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अलर्ट होके एज अ वॉचर आप अगर परसीव करें और वो पेन से डरे नहीं, एंजाइटी नहीं आए, तो आई थिंक वो जो सेंसेशंस है, जो नौशिया है, मतलब जैसे उल्टी जैसा लगना या उल्टी हो जाना या चक्कर आ जाना या मतलब कुछ ऐसे अजीब से ऐसे स्त्राव, मुख प्रसेक बोलते हैं हम, ज्यादा आपका जो ये थकान महसूस होना, ये सभी चीजों को आपको एक एक्नॉलेज करना है। आपको सिर्फ भी वॉचर की भूमिका या दृष्टा भाव बनाना है। तो इसी में योग काम आता है। तो योग की परिभाषा क्या है, योग की और आसन की परिभाषा क्या है, स्थिर सुखम आसन। तो स्थिरता और सुख, ये दोनों चीजों का अनुभव करना स्त्री को बहुत जरूरी है। और इसीलिए आसन, आसन मतलब बहुत हाथ पांव हिला के ऊपर नीचे एडवांस ऐसे कुछ टॉपसी टर्वी पोजीशन नहीं है। ये सिंपल सा, आप जिस कंफर्टेबल पोजीशन में हो उसमें आपको स्थिर और सुख महसूस हो। तो इसीलिए आपको योगाभ्यास और योग क्या है इसकी जानकारी होना जरूरी है। और योग में अष्टांग योग 8 तरीके के आपको अलग अलग वेरिएशंस दिए हैं, जिसमें यम नियम है। यम नियम क्या, मतलब यम मतलब सोशल ही आप कैसे बिहेव करें, आपका आचार विचार कैसे रहे। तो इसमें जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 चीजें बताई है। मतलब इसमें हिंसा का विचार नहीं आना, क्योंकि जब जीव बढ़ रहा है आपके गर्भ में तो ऐसे विचार भी घातक होते हैं गर्भ के लिए। तो अहिंसा पालन करना, फिर सत्य बोलना, सत्य, ऑनेस्ट रहना अपने आप से, जो भी चीजें हो रही है स्वीकार करना, चोरी की भावना नहीं लाना। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी कहा जाता है। डेफिनेटली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू मस्ट अवॉइड, एज सुन एज यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो कुछ पहले 1-2 महीने में स्थिरता आने के लिए आपको जरूर ये जो सेलिबेसी पालन करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेलिबेसी नहीं है, इवन लॉ ऑफ नेचर, जो भी नेचर के नैसर्गिक नियम है उसको स्वीकार करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग, अपरिग्रह मतलब आपको गर्दी के इसमें नहीं जाना है, विशेषता इस माहौल में, आज पैंडेमिक के माहौल में। तो ये यम को हम ऐसे तरीके से गर्भिणी अवस्था में ख्याल रखने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है नियम। नियम मतलब क्या, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 प्रकार के जो नियम है, पर्सनल कंडक्ट्स है। अभी ये शौच मतलब क्लेनलीनेस, अभी हैंड हाइजीन, मुख पे जो हाथ नहीं लगाना, ये सब तो पर्सनल कंडक्ट है। ये भी गर्भिणी अवस्था में थोड़ा और कोशिश करिए कि
कुछ भी गलतियां ना हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ अकेले नहीं हो, तो आपके साथ आपका दूसरा एक जीव है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा ख्याल बढ़ाना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। आपको अपने आप से संतुलन, मतलब मन की स्वास्थ्यता, एक मन में सात्म्य भाव होना चाहिए। क्योंकि सौमनस्य गर्भधारणा, गर्भ तभी आपको रुक सकता है या स्थिरता से आपके कुक्षी में पल सकता है जब आप संतुलित हो। तो उसकी धारणा के लिए आपको ये मन का संतुलन बनाना, समाधानी रहना, ये बहुत जरूरी है। फिर तप, मतलब ये 9 महीने का तो तप ही तो है जो माँ करती है, राइट। क्योंकि ये तप के बिना आई डोंट थिंक कि आप फिर 12 साल 13 साल हिमालय में जाके जो भी कुछ करे, बट ये माँ है, 9 महीने में सब कुछ वो उसको धारण करके एक अच्छा सुदृढ़ बच्चा देना, ये तप का ही उसका फल है। ठीक है, तो ये तब पर्सनल कंडक्ट जो है ये उस तरीके से हमें ढालना होगा इस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड। ओके, एंड स्वाध्याय, अभी ये स्वाध्याय सेल्फ, मतलब एक नए जीव को, जो मसल मास है, मतलब एक टाइनी छोटा सा एक टाइनी मसल मास है, सेल है, उसका डबल होना, डबल का 4 गुना बढ़ना, फिर 8 गुना बढ़ना, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल जो होते हैं, फिर जाके 50 ट्रिलियन सेल का एक पूरा ह्यूमन फॉर्म बन जाता है। कैन यू इमेजिन दिस मिरेकल? कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इतने फास्ट सब कुछ हो रहा है। पूरे जो अवयव से, पूरे वो छोटे से मांस में सभी अवयव रहते हैं। और आयुर्वेद में युगपत विकास क्रम करके एक कॉन्सेप्ट बताया है। मतलब क्या है कि सभी अवयव साथ में वो मैनिफेस्ट धीरे 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 होने लगते हैं, जबकि वो सभी उसी में रहते हैं। जैसे आप एक गुलाब की कली आप आपके गार्डन में देखिए, कली के रूप में भले वो क्लोज रहे, लेकिन जब वो ब्लूम होती लगती है, तभी उसके पूरे पंखुड़ियां जो है वो पूरे पूरे ऐसे सुंदर तरीके से फैलने लगते हैं। तो उसी तरीके से ये जो मसल मास है, ये धीरे 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 हर एक महीने में विशेष करके एक अवयव डेवलप होता है, एक अंग डेवलप होता है, उसका प्रत्यंग डेवलप होता है। और उस तरीके से हर एक बार गर्भिणी में जैसे जैसे गर्भ की वृद्धि होती है, गर्भिणी में वैसे वैसे अलग अलग लक्षण निर्माण होते हैं। पहले महीने में ये उल्टी, चक्कर, इसमें जब एडजस्टमेंट आ जाए, उसके बाद में वो दूसरे तीसरे महीने में ये जो 5 तरीके का जो विभाजन होता है गर्भ में, तीसरे महीने तक ये विभाजन होके एक स्थिरता आ जाती है। तो गर्भ और गर्भिणी दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, और तभी जाके फिर ये स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, राइट। और इसमें फिर आसन जो तीसरा भाग है अष्टांग योग का, तो इसमें आप गर्भिणी को ख्याल रखना है कि आप एक्सरसाइज करें कि नहीं, या योगा करें कि नहीं। ये जो आपके मन में क्वेश्चन रहेगा, तो आप सिर्फ ये बात याद में रखें कि फोकस आपके स्टेबिलिटी पे होना चाहिए पहले ट्राइमेस्टर में। तो स्टेबिलिटी के लिए भले उसमें आप बहुत ज्यादा मूवमेंट आप मत करिए, सिर्फ शवासन, रेस्ट, रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस का जो भी कुछ योगिक टेक्निक है, जैसे मेडिटेशन है, या आपका योग निद्रा है, आपका जो गाइडेड मेडिटेशन है, या स्वादिष्टान ध्यान मेडिटेशन है, मूलाधार चक्र पे ध्यान दे, या फिर थोड़ा सा एक अगर आपको बैक और थाइज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वाला स्ट्रेच, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं, बट स्ट्रेच करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको आसन की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, आसन का मॉडिफिकेशन करना है। फिर उसके बाद में आप प्राणायाम, मतलब आपके ब्रीथ, हमारे पास 2 ही तो चीजें हैं, एक तो शरीर है और दूसरी सांस है, राइट। इन दोनों को हमको माइंड के साथ कनेक्ट करना है, वही योग है। तो शरीर, सांस और आपका मन, इन तीनों का मिलन फिर वो प्राणायाम की अवस्था में, मतलब जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें तो महसूस करें वो ब्रीदिंग, क्योंकि यही प्राण है। और प्राण का आयाम मतलब एक्सपेंशन इन बिटवीन योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, होल्डिंग,
की जो एबिलिटी है वो बढ़ानी है। उससे क्या होगा, तो आपके सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। कहीं पे अगर कुछ ऑब्स्टेकल है या कुछ ब्लॉकेजेस है वो निकल जाएंगे। और इस तरीके से जो शिशु का जो रक्त संचरण है शिशु की तरफ तरफ जो हो रहा है, गर्भ वृद्धि जो हो रही है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्योंकि शिशु इस अवस्था में देखिए उसके लंग्स और हृदय काम इतने मतलब वो पूरी तरीके से डिपेंड है मदर पे। और 8वें वीक के बाद उसमें एक नया अवयव गर्भाशय में आ जाता है। उस अवयव का नाम है प्लेसेंटा और गर्भनाभि नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड। और उसके शिशु के अराउंड अमनियोटिक फ्लूइड रहता है। और ये सभी अरेंजमेंट नेचर से ही हुआ है। हमने हमने तो कुछ उसमें भरा नहीं है, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजिकल ये जो चेंजेस है वो सभी होते होते स्त्री के शरीर में ये बदलाव आने लगते हैं और उसको वो एडॉप्ट करना जरूरी है। तो सातमज करके फैक्टर आयुर्वेद में बताया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ माँ का आहार, जो रसज फैक्टर मतलब रस धातु, शरीर जो बना है ये पूरा हमारा जो शरीर है ये 3 चीजों की मतलब 3 प्रकार के हमारे शरीर में मतलब हम आयुर्वेद में जैसे बोलते हैं स्थूल शरीर, हम और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, ये स्थूल शरीर है। जो हम और आप एक दूसरे के मन या इमोशंस ये देख नहीं सकते हैं इतने ज्यादा, वो सूक्ष्म शरीर का भाग है। जैसे हम अन्नमय, प्राण और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसको हम ज्यादा सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। तो वो सूक्ष्म शरीर का भाग है। और फिर आता है आनंदमय कोश। और जो यहाँ पे हमें बोलना है कि कारण शरीर। सो ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस स्थूल शरीर, ऐसी जो जर्नी है जो गर्भ की कारण शरीर से लेके स्थूल शरीर की तरफ 9 महीने तक वो बदलाव होता है। और मदर का उल्टा होता है, स्थूल शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की तरफ ध्यान जाता है। तो ये उल्टी जर्नी होती है एक दूसरे की, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर मिलन होता है। तो ये इस तरीके से अगर आप अपनी गर्भावस्था को समझे, ये बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल साइंस है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा करना हो गया वो तो आना है, ऐसी भावना रखना ही गलत है। भावना बहुत ही एक प्योर पवित्र होनी चाहिए ये पूरे गर्भाधान काल में। और इसी के लिए फिर चौथे मास से फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरा एस जो है वो मैंने लिखा है स्ट्रेंथ। मतलब अभी आप जब स्टेबल हो जाते हो तो स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करेंगे। तो आई गेस कि बहुत सारे जो मुख्य अवयव है जैसे हृदय का जो मैनिफेस्ट होना वो चौथे महीने में होता है। और इसीलिए आयुर्वेद में गर्भिणी की ही संज्ञा अभी उसको दव रुदा बोला जाता है। दव रुद मतलब क्या, 2 हृदय का ध्यान रख रही है वो स्त्री। तो इसमें बहुत सारे इमोशन, अलग अलग क्रेविंग्स आएंगे चौथे महीने में। जो आपने पहले कभी कुछ खाया, पसंद नहीं है कुछ चीज और उसको खाने की अचानक से इच्छा होने लगती है, यू नो। तो ये क्रेविंग्स को कितना हद तक आपको अटेन करना है वो भी आपको एक ध्यान रखना है। और योग आपको उसका अवेयरनेस ला देगा। आप जब रेगुलर योगा प्रैक्टिस करोगे तो इसका अवेयरनेस आपको रहेगा। क्रेविंग है उसको फुलफिल तो करना है जरूर, क्योंकि ये आपके बच्चे का डिजायर है। तो डिजायर फुलफिल करना है लेकिन लिमिट में करना है, ताकि वो बैलेंस अवस्था में संतुलित और सकस आहार के साथ उसका हृदय अच्छी तरह से फंक्शन करने लगे। उसके बाद में फिर 5वें महीने में आपके बच्चे के सेंस ऑर्गन डेवलप होते हैं। और सेंस ऑर्गन डेवलप होने के बाद वो 6ठे महीने में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये हृदय, सेंस ऑर्गन और ब्रेन, ये जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ का मॉड्यूल उसमें दिया है, जिसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है कि गर्भिणी बहुत स्टेबल रहती है इसमें, क्योंकि एक बार बच्चा आ गया, 3 महीने पार कर लिए, तो आपने आधी लड़ाई तो जीत ली, ऐसे समझिए। अभी ये बात है कि स्ट्रेंथ आपकी और कैसे बढ़ाए जिससे आपको ताकत मिले जब आप डिलीवरी फेस करोगे, तो उसका आपको प्रिपरेशन करना है। इसीलिए स्ट्रेंथ मॉड्यूल में मैंने काफी सारे योगा आसन जो मॉडिफाइड आसन है, जैसे बद्ध कोणासन है,
या स्ट्रेचिंग है, ताड़ासन है, वीरभद्रासन है, ऐसे जो आपकी मन की ताकत और शरीर की ताकत बढ़ाने वाले, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले प्राणायाम है, जैसे उज्जाई है, भ्रामरी है, ऐसे सब प्राणायाम की अगर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है मन और शरीर और प्राण, इन तीनों की जो ताकत है एक साथ मिलके जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंट्री करोगे, उसमें आपको स्पेस मॉड्यूल मैंने लिखा है। स्पेस मतलब क्या, कि जगह बनाना, राइट। अभी इस समय जैसे छठे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, छठे महीने में आपको महसूस होगा गर्भिणी अवस्था में पैरों पे सूजन आना या पूरे शरीर में कहीं हेवीनेस लगना, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो काफी हो चुका होता है, उसके पूरे अवयव ऑलमोस्ट रेडी होते हैं। तो इसके लिए अभी सिर्फ लास्ट का ट्राइमेस्टर है, ये रिफाइनमेंट की तरफ जाता है और रोटेशन शुरू होता है बच्चे का गर्भाशय में। जो रोटेशन का जो रोटेशन के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस तो कम हो गया, उसका पूरा जो ग्रोथ है बच्चे का, उसकी वजह से डायफ्राम पे प्रेशर आने लगता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आने लगती है स्त्री को। तो इसमें ब्रीदिंग के, डीप ब्रीदिंग के टेक्निक, स्पेस के टेक्निक, जैसे ऊपर जो हमारा लंग्स का ऊपर का लोब है उसका भी यूज करना, नेक और शोल्डर की ताकत बढ़ाना, ये भी बहुत जरूरी है ताकि यहाँ पे स्पेस बनाए रखे। तो गोमुख आसन जैसे आसन आप अगर करें, लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है कि आपको पेट पे कोई भी ऐसी चीज, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सभी कुछ अवॉइड करना है जो पेट पे प्रेशर डाले, राइट। आपको ये ख्याल रख के पूरे जो आसन है आपको प्लान करना है, वेरिएशन लेना है। साधे से देखो, योगा टीचर तो हमारे अभी कंट्री में और सभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत योगा टीचर है, लेकिन क्या कमी है जो मुझे महसूस हुए, मैं अभी 8-10 साल से इस फील्ड में काफी नजदीक से टीचर को पढ़ा रही हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। एक तो शरीर का नॉलेज सही तरीके से नहीं है, जानकारी बहुत है लेकिन नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत है। तो विजडम और नॉलेज बहुत जरूरी है टीचर्स में भी क्रिएट करना। और इसीलिए मैंने जो अपनी अकेडमी खोली है, आयुर्वेद और योग, गर्भ संस्कार, इन तीनों का मैं ध्यान रख रही हूँ कि टीचर, ठीक है, नॉर्मल आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, एमएससी भी कर लिया, फिर भी इतना डीप नॉलेज इस विषय के बारे में फोकस नहीं हुआ है। और आप डायरेक्टली, आप अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को योगा सिखाते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है, तो आप वो दे नहीं पाओगे। तो पहले अपने आप को पहले अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाए इस नॉलेज के लिए। और इसीलिए ये गर्भ संस्कार और प्री नेटल, पोस्ट नेटल योगा जिन्होंने कंप्लीट किया, उनसे आपको योगा सीखना सीखिए। तो गर्भिणी को ख्याल रखना है, एक सामान्य स्त्री जो अप्रोच करती है योगा टीचर की तरफ, तो वो योगा टीचर की भी थोड़ी सी आप डिग्री और उनका नॉलेज भी थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि आपको बाद में, क्योंकि आप अभी अकेले नहीं हो, ठीक है, आपके साथ आपका जीव है। तो बहुत सारे मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बारे में थोड़ा सा एक अच्छा सा नॉलेज मिला दीजिए, और फिर आप पूरी तरीके से पूरे तैयार हो जो गर्भिणी को मदद करने के लिए। ये बात हुई अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही पूरा जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट, ये तीनों का जो मतलब ग्रोथ एंड विकास हुआ है, उसमें आप अलग अलग जो गर्भ संस्कार में जो टेक्निक बताई है, जैसे गर्भ संवाद है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, या म्यूजिक है, जो सुबह म्यूजिक सुना, मैं तो बहुत धन्य हो गई वो आवाज सुन के। ऐसे कोई अगर आवाज के एक हर रोज एक ऐसे रखिए व्यक्ति जो आपके लिए ऐसा एक सुंदर सा गाना आपको हर दिन गाए, तो ये भी मतलब जरूरी नहीं सिर्फ योगा टीचर ही आपको मदद करे। तो ये जैसे सुंदर जैसे आवाज और लिरिक्स, बहुत जिनके पास एक्चुअली सरेंडर, ईश्वर प्रणिधान का जो एटीट्यूड क्रिएट करना है आपको, क्योंकि वही जाके अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको फायदा होने वाला है कि लेट गो की स्थिति आने वाली है। और 7वां, 8वां और 9वां महीना ऐसा होता है, जैसे आपको आपने अगर कुंभार को देखा है, तो कुम्हार कैसे, पहले तो ये मिट्टी का जो घड़ा बनाते समय पहले तो मिट्टी का गोला होता है, फिर उसको पूरे फोकस से उसको पूरा जो शेप देना है वो सब देता है, एंड फिर बाद में वो धूप में सुखाने के लिए रख देता है ताकि वो कड़क बने,
राइट। फिर उसके बाद में उसके ऊपर अच्छी सी डिजाइन कुछ क्रिएट करे, और ऐसे क्रिएट करे कि मार्केट में उसको तुरंत खरीद ले कोई, राइट। तो उसी तरीके से एक माँ को ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर रिफाइनमेंट का टाइम है और स्पेस बढ़ाने का टाइम है। तो इस समय आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, देयर आर स्पेशल प्रैक्टिसेस विच हैज बीन पॉपुलराइज लाइक लमाज ब्रीदिंग, जैसे डीप ब्रीदिंग करके एक लमाज ब्रीदिंग स्पेसिफिक टेक्निक है जो बहुत फायदा करते हैं, जो सुखकर डिलीवरी होने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी, ये सभी को लगता है, किसी को तो सिजेरियन करना नहीं होता है, बट ऐसा समय आ जाता है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन लास्ट मिनट में होते हैं और सिजेरियन करना पड़ता है। और आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है, मतलब दुख की बात है ये कहना पड़ रहा है, एक तो निर्णय बहुत गलत, मतलब बहुत लेट एज में वो निर्णय लेते हैं माँ बनने का, बाद में उनके काम और घर, इन दोनों के बीच में मन में ही काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो और स्पिरिट मतलब वो तैयार ही नहीं होती वो सिर्फ, और इसी के लिए उनका शरीर जो है वो साथ नहीं देता एंड फिर कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं। तो ये जो प्री मैच्योर डिलीवरी है या कुछ सिजेरियन सेक्शन है या कुछ बच्चे में कुछ गर्भ विकृति वाला बच्चा आए, ये सब चीजें क्यों फेस करे, तो योग में एक बहुत ही सुंदर सा आचार्य पतंजलि ने एक व्याख्या दी है, हेयम दुखम अनागतम, मतलब जो दुख आने वाला है उसको आप जरूर आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो क्यों माँ जो है वो उसी के लिए जो गर्भ को ऐसे तैयार करे कि इवन ना कि वो सिर्फ गर्भ में है तभी वो सुरक्षित है, बट गर्भ के आपके गर्भाशय के बाहर जब डिलीवरी के बाद भी वो सुरक्षित हो, वो इम्यून चाइल्ड जन्मे, जो वैक्सीनेटेड चाइल्ड जन्मे, उसके जन्म लेने के बाद कुछ वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको। तो ऐसे बच्चों को जन्म देने का जो संकल्प है और जो डिसीजन है वो मदर को ही बनाना पड़ेगा, वो थॉट्स क्रिएट करना पड़ेगा एंड फिर कल्टीवेट करना पड़ेगा वो थॉट्स को। क्योंकि अगर आप देखें एक किसान जब खेती करता है तो एक तो जमीन देखता है, फिर बीज अच्छा क्वालिटी का देखता है, सही समय देखता है, उस समय जमीन और बीज को मिलाता है एंड बीज बोने के बाद भी वो छोड़ता नहीं, तुरंत थोड़ी ना वो फल या जो भी कुछ चाहता है वो, उसके लिए उसका ख्याल करना पड़ता है। तो कल्टीवेशन का जो टाइम है ये मदर के हाथ में है। तो कल्टीवेशन के समय क्या क्या करना है, तो टॉक्सिन्स को निकालना, जो आजू बाजू में वीड तैयार होती है उसको निकालते रहता है, फर्टिलाइजर ऐड करता है ताकि वो बीज जो है वो अच्छी तरह से ग्रो हो, पानी देता है। तो इसी तरह से माता का आहार विहार ये सभी उसी का काम करता है, और वही जाके फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th 8th और 9th में ये काम आता है। स्पेस बढ़ता है, जो सूजन कम करने के लिए सॉल्ट कम खाना है, पानी वाली चीजें बहुत कम, मतलब हाइड्रेशन तो रखना है बट बहुत ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको सूजन है तो सॉल्ट तो जरूरी है कम करना, जरा पानी गर्म करके उबाल के ही पीना है, थोड़ा वार्म करके। अगर आपको एसिडिटी या फुलनेस है तो उसमें थोड़ा सुंठ डाल दीजिए, वैसे कुछ अगर आप ऐड करें तो आपके जो इंटेस्टिनल गट में वो अच्छी तरह से फायदा होगा और डिलीवरी के लिए उपयोग होगा। दूसरा, 8वें महीने में बहुत ख्याल रखने के लिए आयुर्वेद के स्क्रिप्चर में कहा है, क्योंकि इस समय माँ और बच्चा दोनों को एक कुछ तो अंदर से दोनों एकदम इंटैक्ट है, एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि वो रिश्ता मतलब कभी जा ही नहीं सकता, राइट। वो बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो इस समय दोनों को पता चलता है कि अभी हमारा डिटैचमेंट का टाइम आ गया, डिपार्चर का टाइम आ गया। तो इसके लिए कभी कभी प्राण जो है वो माँ के शरीर में रहता है, प्राण में कभी ये प्राण कभी शिशु के शरीर में रहता है। इसके लिए अवसाद की अवस्था रहती है, कभी माँ ऐसे डल लगती है, कभी शिशु एक्टिव रहता है। तो ऐसे, और इसीलिए 8वें महीने में विशेष था, आप अगर 8वें महीने की गर्भिणी अगर इसको सुन रही है तो ख्याल रखिए आप ट्रैवल का प्लान मत करो, एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव ऐसे जो भी कुछ चीजें जो घात करे गर्भ का, क्योंकि 8 महीने का आपने जो तप किया है वो लास्ट मिनट में कुछ ऐसा ना हो जाए आपकी थोड़ी सी नो मिस्टेक से कि पूरा उस पे कुछ अनजान ना चाहते हुए कुछ हमें दिखाई दे। तो इसीलिए 8वें महीने में अवॉइड करें ट्रैवलिंग एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो आपको जो भी मदद चाहिए, क्योंकि कोई तो केयर टेकर चाहिए डिलीवरी के बाद,
राइट। तो आपके हस्बैंड तो होंगे ही आपके साथ, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति को 7वें महीने या 9वें महीने के शुरुआत में या 8वें महीने में बुला लीजिए, जो आपका ख्याल, आपको अपनी तैयारी डिलीवरी के लिए क्या करनी है। आपको एक बैग पूरा तैयार रखना है, पूरे लिस्ट, डॉक्टर का नाम, आपके रिपोर्ट, ये सभी एक बैग में भर के रखना है। शिशु के लिए जो कपड़े आपने 2 जोड़े रखे हैं, आपके शिशु के छोटे से वो कपड़े, आपके खुद के, ऐसे सब पैक होना चाहिए, ताकि लास्ट मिनट में जब पेन शुरू हो ना, तभी आपको गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये बहुत क्रुशियल समय है। तो जब दर्द, लेबर पेन शुरू होता है, तो धीरे 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 आपको क्या करना है, उसको एकदम शांति से टैकल करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी, दो पेन के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इन सब की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो इंटेंस होने लगे, फ्रीक्वेंसी कम, इसके दो पेन के बीच में ड्यूरेशन कम होने लगे, वैसे ही आपको आपके डॉक्टर या हॉस्पिटल जो भी आपने चुना है उसके यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका ये जो डिलीवरी है प्रॉपर तरीके से हो। अब ये मैंने आपको 3S मॉडल, योग और आयुर्वेद, इन सभी का थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी जो है देने की कोशिश की। इसमें आपको घर में इस समय पैंडेमिक में आपको एक सिंपल सा जो डॉक्टर के पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मोमीटर है या पल्स ऑक्सीमीटर है, अगर आप अफोर्ड करते हो तो एक डॉपलर जो हृदय की गति को आप सुन सकते हैं, बच्चे की हृदय की गति, वो अगर आप घर में रखे तो आई गेस आधे से ज्यादा आप अपना ख्याल घर में ही रख सकते हो, और डॉक्टर को आप वो सुना सकते हो जूम के द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के समय आप वो सभी डिटेल से आप वो डॉक्टर के साथ बात करके, जब समय आए वैक्सीन के लिए जरूर आपको डॉक्टर को मिलना है, आपके सोनोग्राफी के लिए जो विजिट करनी रहती है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है क्या, कुछ और तो एबनॉर्मलिटी नहीं है क्या, ये सभी जांच के लिए जरूर आपकी 3 से मैक्सिमम 4 विजिट आपके आपके गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास होनी जरूरी है। लेकिन जितना हो सके आप ट्राई करो कि आप मैनेज करो, आपके डॉक्टर को आपका जो जानकारी, जो डेवलपमेंट है, ये बताते रहो। काउंसलिंग बहुत मायने रखता है, इवन बातें करने से भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप न्यूज, बहुत सारा न्यूज मत देखिए, नेगेटिव न्यूज से दूर रहे। किससे दूर रहना है ये भी आपको समझना है। बहुत ज्यादा इस समय में तो ना पूरे मतलब आजू बाजू नानी काकी दादी ये सभी लोग आपको इतने सारे एडवाइजेस देते हैं, लेकिन आप हो जो आपका बुद्धि यूज करके वो एडवाइजेस क्या लेना है, क्या आपको सूट होता है, क्या आपके बच्चे को स्टेबल करता है, इस सभी का ध्यान आई थिंक माँ जो है वो रख सकती है। तो आई थिंक इतना काफी है। तो फिर डिलीवरी होने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, बच्चे के अनुसार आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी रहती है, आपका डाइट चेंज करना रहता है। तो ये तीनों चारों बातों का पूरा नॉलेज होने दे। और 7 महीने, बच्चा जब 1-2 साल का हो जाए तब आप जाके थोड़ा सा आराम कर सकते हो। तो गर्भिणी का आहार जो है, आज ही मैंने मेरे फेसबुक पे पोस्ट किया था, जब इस विषय पे मैं थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन कर रही थी, ध्यान कर रही थी। मेरा ये विषय बहुत नजदीक है, मैं हमेशा सिखाती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के पहले थोड़ा ध्यान करे उस विषय के बारे में, तो जाके वो जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा जाता है। तो इसी ध्यान करते समय एक 3 बातें मुझे गर्भिणी को बताना है। जो गर्भिणी खाना जो खाती है, उस खाने से एक तो गर्भिणी का खुद का शरीर पोषण होता है, नंबर 1। नंबर 2, गर्भिणी का जो स्तन्य निर्मिति का जो मतलब फीडिंग, जो पोस्ट नेटल के टाइम पे फीडिंग करना होता है, उसका भी आपका शरीर प्रिपरेशन करता है। देखिए, तो आपका जो आहार है ये ट्रिपल काम कर रहा है। तीसरा, गर्भ वृद्धि और गर्भ पोषण। तो ये 3 डायमेंशनल वर्क गर्भिणी के गर्भावस्था में चलता है। तो ये जो खान पान में आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। एक प्रेयर के साथ आप अन्न को आपका भाग बनने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए
जो फिजिकल बॉडी को हम सिर्फ अन्न को सिर्फ फिजिकल बॉडी पोषित नहीं करती, तो आपके मन को भी पोषण करता है। और इस समय गर्भावस्था में आपके शिशु का जो ब्रेन है वो भी डेवलप करता है। तो इसके लिए आपको खान पान में थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम सुबह सुबह थोड़ा सा च्यू करे अच्छी तरह से, राइट। फिर जैसे ही दिन आगे आगे बढ़ता है तो दिन के अनुसार दिनचर्या, ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या, जो आयुर्वेद के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सभी का आप पालन करना चाहिए। और इसके लिए आपको, सॉरी टू से, बट मेरे जैसे आयुर्वेद डॉक्टर की बहुत जरूरत है। तो आपके पास में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे आपको और जानकारी लीजिए और उनसे कनेक्टेड हो जाइए। अगर कोई नहीं है तो मैं तो आपके लिए हुई, और हमारे जो सहयोगी है आचार्य विपिन जी, डॉक्टर सोनाली, ये भी सब आपको सहायता देगी। तो आई थिंक इस बात पे मैं अपना जो समय है 1 घंटे का समय मैंने बहुत प्रयास किया कि बहुत सारी बातें छोटे से समय में आपको बता दूं। तो आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मैं स्वीकार करूंगी। और लास्ट में धन्यवाद, आभारी एंड और मैं क्या कहूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड डेफिनेटली आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को समझाया है, इस 9 महीने की जर्नी, इस 9 महीने की यात्रा को कैसे अच्छा करना है, और 9 महीने के से भी पहले और 9 महीने के भी बाद क्या क्या ध्यान देना है उसके बारे में भी आपने ज्ञान दिया है। तो जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो भी इस चीज को आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और बहुत दिनों से हमारे पास इसी चीज की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग रोज कोई ना कोई बात करें, लेकिन हम लोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए या गर्भ में शिशुओं के लिए कोई बात नहीं की। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए है वो रेखा पालीवाल पूछ रही हैं। रेखा पालीवाल आपसे ये पूछना चाहती हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है या व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं, सेंसेशंस होती हैं अलग अलग। तो कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। जब बहुत भूख लगती है तो फिर उस टाइम पे होता है कि आपका खाने वाला जो प्लेट है, जो आपकी थाली है, वो एकदम भरी हुई होती है, और कभी कभी तो आपसे आधी रोटी भी नहीं खाई जाती है। तो व्हाट शुड बी दी अमाउंट, जो खाना खाने का मात्रा कहिए, जो अमाउंट कहिए खाने की, वो कितनी होनी चाहिए? जो हमारी खाने की थाली है वो कैसे होनी चाहिए? हम बेसिकली यहाँ पे डाइट की बात करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो गर्भिणी आहार जो है वो आयुर्वेद में मासानुमासी जो पूरा वर्णन दिया है कि हर मास में अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, उसके अनुसार आपको आहार में बदलाव करना है। पहली बात तो ये। आपने जो मूड स्विंग्स की बात की, तो वो मूड स्विंग्स इसीलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो हॉर्मोन्स आप रेगुलरली आप उसका अवेयरनेस नहीं रहता, या वो आपके शरीर में तभी सर्कुलेशन में होते नहीं है जो गर्भ अवस्था में आते हैं। तो इसीलिए वो हॉर्मोन्स के अंडर आपके ये जो मूड स्विंग्स है वो होने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये मूड स्विंग्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी सब चीजों के लिए बहुत मतलब कारण है उसके लिए। तो इसीलिए जब आप योग करें, तो आहार की जो बात करें तो योग में ही आहार एक योग का ही पार्ट है ना। तो आपने जो मात्रा बताई, मात्रा का कैसे हम ख्याल रखें, और हर एक शरीर अलग अलग है एज पर आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग। हर एक प्रेगनेंसी अलग अलग है, इसीलिए एक सामान्य जानकारी और एक विशेष जानकारी, ऐसे दो रूप में आयुर्वेद में आपको जो भी चिकित्सा है या जो भी गाइडलाइन है वो उस तरीके से दी है। तो अगर आप पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति या आप खुद की अगर बात करें, तो आपको पहले तो जानना है आपके शरीर का प्रकृति क्या है, और उस प्रकृति के अनुसार आपका आहार आप कितना मात्रा में मतलब आप का ही शरीर आपको बोलेगा कि अभी पेट भर गया है। तो और जहाँ पे प्लेजर के लिए, जैसे आपने कहा कि मूड स्विंग, कभी कभी बहुत ज्यादा खाने को मन करता है, कभी कभी कुछ नहीं, तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसको आपको बैलेंस पहले करना है। और इसीलिए आहार में आपको पंच महाभूतात्मक, षड रसात्मक, सात्विक आहार, ये सभी की जानकारी दी है। तो सिंपल सा, जब आपको भूख नहीं लगे तो कोकोनट वाटर सिर्फ पीजिए, या पोमोग्रेनेट जूस आप रखिए। फिर पंच महाभूतात्मक आहार में आप
आपके प्लेट में सभी कुछ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और खाते समय आपको मेन चबाना है। आहार क्या होना चाहिए, इसके मतलब इसको आंसर करने के लिए मुझे पहले मतलब आपका जो एटीट्यूड है खाते समय वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये जो इनस्टेबल स्टेज है आपकी मूड स्विंग की, उसको आपको पहले तो परखना है कि ये सिर्फ और ये सभी कुछ टेम्पररी रहता है। ये सेंसेशन जो है ये सब टेम्पररी रहता है। तो आप जब योग अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंसेशन सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। तो आपको कुछ समय के लिए सिर्फ वॉचर बनना है, उसको इन्फ्लुएंस होके कुछ करना नहीं है, एक्शन नहीं लेनी है। तो वो रिस्ट्रेन करना है, उसके लिए आपको योगा अभ्यास करना है, ठीक है। और फिर आप जो खाने में दाल चावल रोटी सब्जी आप जो खाते हो, कुछ अलग ऐसा कुछ फैंसी डाइट ऐसा मत करिए इस समय, ठीक है। और किसी न्यूट्री जैसे आहार लोकल होना चाहिए। आप जहाँ रहते हो उस तरीके का आप बचपन से अभी तक जो खा रहे वही आहार, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें थोड़ा सा टेस्ट या पाचक जो चीजें हैं वो डाल के आप वो आहार को थोड़ा सा पैलेटेबल या टेस्टी बना सकते हो, जिससे वो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो और उसका न्यूट्रिशन आपको मिले और आपके शिशु को मिले। तो इन सभी का आपको बहुत ही ख्याल रख के पालन करना है। और आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के अंडर आपको आपकी जांच करवानी है और उसके अकॉर्डिंगली आपका आहार का नियोजन करना है। तो मधुर रस बहुत ज्यादा यूज करो आप। घी मिल्क इन सभी का बहुत ज्यादा वर्णन किया है कि आपके पूरे 9 महीने में दूध की मात्रा, मिल्क बहुत जरूरी है। अगर मिल्क टॉलरेट नहीं होता है, जिसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस की तकलीफ होती है, उनको थोड़ा सा शुंठी या पानी की मात्रा उसमें ज्यादा डाल के थोड़ा सा शुंठी या शतावरी ऐसे सब जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो ऐड करके अगर वो ले और डाइजेस्ट कर ले, तो आई थिंक डाइजेशन के लिए आपको रेस्ट की जरूरत है, स्लीप नींद की जरूरत है। तो ये जो मूड स्विंग है वो रेस्ट नहीं है उसकी वजह से भी होता है, तो आराम की जरूरत है। और दूसरा आपको नियमित एक्टिविटी की जरूरत है। तो आयुर्वेद में 3 पिलर्स बताए हैं, आहार निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। सिर्फ हम आहार की बात नहीं कर सकते जब आहार का समय है। तो आहार सिर्फ खाने से आपका अब मतलब हम बोलते हैं वी आर व्हाट वी ईट, बट मैंने अपने बुक में भी लिखा है और मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को, वी आर नॉट ओनली व्हाट वी ईट बट व्हाट वी डाइजेस्ट। तो हमें डाइजेशन का भी सोचना है जब हम आहार का सोचते हैं, ठीक है। तो जब आप पूरी तरीके से होलिस्टिक रूप से खाने को समझे तो आई थिंक आप डाइजेस्ट कर पाओगे और ये सभी सेंसेशन है वो चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो दर्शक हमारे हैं जिनका ये प्रश्न था कि हम कैसा खाना खाएं और कितना खाना खाएं, तो हम उन्हें सिर्फ यह सलाह देंगे कि हर व्यक्ति अलग होता है और सबका आहार का जो मात्रा होता है, जो डाइट होता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि आप अपनी थाली में वो सारे पोषण, वो सारे तत्वों का ग्रहण करें जो आपके और आपके शिशु दोनों के लिए ही उपयोगी है। और एक और चीज जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि सिर्फ गर्भावस्था में ही नहीं, बाकी थ्रू आउट दी लाइफ, लेकिन आज जैसे हमारा गर्भावस्था के लिए बेसिकली सेशन है, तो आप जो खाना खा रहे हैं वो आपका खाना अपनी जीव के लिए नहीं, अपने जीव के लिए ज्यादा होना चाहिए। आई मीन टू से कि जो आप खाना खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, अपनी जुबान अपनी जीवा के लिए नहीं, लेकिन वो आपकी जीव, जो आपकी एक जान, जो आपकी एक जीव पनप रहा है आपके शिशु में, उसको ध्यान रखते हुए आप खाएं। साथ ही साथ मिताहार का, मिताहार मीन्स अ बैलेंस डाइट हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वो जरूर लें। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए है जो कि अनीता अत्रेय जी ने पूछा है कि मोस्टली क्या होता है कि लेबर पेन इन द लास्ट मंथ्स, बहुत ज्यादा लेबर पेन होने लगता है और आज के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी का भी बहुत डाउट रहता है, बिकॉज उतना वर्कआउट नहीं हो पाता है जितना हम लोग पहले वर्कआउट कर पाते थे। या आप ये कहिए कि शायद अब हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बिकॉज वी आर सो ऑक्यूपाइड इन आवर मॉडर्न लाइफ और वर्किंग लाइफ। या ये भी रीजन हो सकता है कि पहले हमारे परिवार बड़े बड़े परिवार में हम लोग रहते थे तो कोई ना कोई ध्यान देने वाला होता था, बट नाउ दी फैमिली इज गेटिंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। तो लेबर पेन ना हो और डिलीवरी नॉर्मल हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आपका ये सवाल तो मैं अटेंड करूंगी। आपने जस्ट कहा मिताहार, मिताहार के बारे में मुझे थोड़ा सा ऐड करना है। मैं कहती हूँ आपको, आप सभी को पता है मीत किसको बोलते हैं? मीत
मतलब क्या, जो दिल के पास हो, राइट। तो डेफिनेटली योग में ऐसा कुछ लिखा नहीं, योग में बोला है कि मिताहार मतलब सात्विक और थोड़ा सा कम, 1/4 पार्ट आपको स्टमक का खाली रखना है, वैसे आपको आधा पार्ट फिल करना है और 1/4 पार्ट वाटर से भरना है। तो ये मिताहार की जो भी डेफिनेशन योग के स्क्रिप्चर में दी है, लेकिन मैंने अपने स्टडी के वक्त मैंने ये समझा कि मिताहार उसको कहते हैं जो एक तो पैलेटेबल हो, टेस्टी डाइट हो, यू नो। लेकिन टेस्टी, हम जो भी चीज टेस्टी होती है हमें पसंद होती है वही ज्यादा खाते हैं, राइट। तो उसी को हमें जानना है कि ये मैं ज्यादा खा सकती हूँ, अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करिए कि इसको ही मुझे थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि अभी मैं इसको शायद वैसे पचा नहीं पाऊंगी और वैसा वो समय नहीं है। तो इसी को हम मतलब मैंने कहा कि मिताहार उसको बोलते हैं। तो आप खाइए जो भी आपको मन करे, क्योंकि वो आपकी शिशु की भी इच्छा हो सकती है, तो उसको पूरा करे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखे। अभी आपका सवाल पे आते हैं जो आपने अभी पूछा, लेबर पेन ना हो, ये ऐसे तो नहीं होगा, लेबर पेन तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हाँ, लेबर पेन के समय आपको तकलीफ ज्यादा ना हो, और जो आपकी जो यात्रा है आपकी और आपके शिशु की, क्योंकि हम बोलते हैं कि मतलब माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका उल्टा आप करिए, बच्चा माँ को जन्म देता है एक्चुअली। नहीं तो पहले वो स्त्री होती है, बाद में वो माता बनती है जब उसका बच्चा आता है, राइट। तो उसके जो गर्भ का में, गर्भ से लेके उसके जो बाहों में ये जो जर्नी है बच्चा और माँ के एक दूसरे को कनेक्ट होने में, तो वो तो कोई भी जर्नी इजी नहीं है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ तो सहना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है, सहना पड़ता है यहाँ। तो लेबर पेन एक वही चीज है। तो लेबर पेन एक अच्छा है कि आपका सेंसेशन, आपका शरीर जो है आपको बता रहा है कि ये सब चीजें जो स्ट्रेच रिसेप्टर है स्किन में, और ये बच्चे का प्रयास है कि आपको अभी इससे ज्यादा तकलीफ ना दे, क्योंकि स्पेस नहीं है अभी। चलो बड़े स्पेस में जाए, तो हम जन्म से ही एक्चुअली ये दिल मांगे मोर ऐसे ही एटीट्यूड से जन्म लिया है हमने। पहले तो ट्यूब में थे माँ के, ट्यूब से फिर गर्भाशय में आ गए, और गर्भाशय से फिर ये पूरे मदर अर्थ या स्पेस में हम जन्म लेना चाहते हैं, और इसीलिए हमारी मूवमेंट्स चालू रहती है। तो ये मूवमेंट्स अच्छी तरीके से हो, वात, ये पेन जो है कैरेक्टर, ये आयुर्वेद में बोला है वही वात के बिना नहीं पॉसिबल है। तो वायु जो है ये बहुत ही बैलेंस रूप में नियमित रूप से काम करे, वायु तंत्र यंत्र धर, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि वायु ही है जो आपके पित्त और कफ को मैनेज करता है। वायु की मूवमेंट अगर आप नियंत्रित कर पाओ तो आपने पूरा ये जो लेबर पेन, पेन कुछ महसूस नहीं होगा, आपको आनंद आएगा वो पेन में भी। तो पेन को कॉग्निशन, पेन का नाम ही चेंज कर दो आप। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है एक जानने की, वो जो आपसे ज्यादा आपका फीटस देखो, एक छोटे से टनेल से पास होता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो टनेल से जाते वक्त उसको भी तो ये हो, तकलीफ तो उसको भी तो हो रही है ना। तो और वो तकलीफ दोनों आप साथ में होके, ये लेबर की जो प्रक्रिया है, उसके लिए प्रसव ऐसा शब्द आया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के जो टर्म्स है ना, बहुत ही मैं बोलती हूँ कि ये टर्म्स ही सब कुछ बता देती है। तो प्रसव जो क्रिया है ये इतनी अच्छी है कि इसमें इसको पार कर लिया तो माँ को समझ में आता है क्या ताकत है तुम में, है ना। माँ को अपनी पोटेंशियल पता चलती है कि कोई भी संकट माँ को अभी डरा नहीं सकता। ये जो जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसको पूरे तरह से पता है, और जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आता है उसको भी पता है कि कैसे कैसे अपने आप को एडप्ट करना, वो टनल से जाना और बाहर आना, ये सभी कुछ वो पहले ही प्रिपेयर होता है। तो सॉलिट्यूड जो 9 महीने का टाइम मिला है ना, ये सॉलिट्यूड टाइम है। हम सभी माँ के पेट में ऐसे ही सॉलिट्यूड टाइम में कुछ संकल्प लेके आते हैं, लेकिन वो टनल से पास होते हुए हमारा पूरा वो मेमोरी लॉस हो जाता है। इसीलिए हम जैसे ही बाहर आते हैं रोने लगते हैं, और बच्चा जब रोता नहीं तब उसको रुलाते हैं मार मार के कि वो रोए। उसका अलग साइंटिफिक रीजन है कि लंग्स और उसके हृदय वो सब कार्य इंडिपेंडेंट कार्य करने लगते हैं, लेकिन रोते हैं मतलब क्या, उसकी मेमोरी चली जाती है, इसके लिए वो रोने लगता है कि मैं कौन हूं अभी ऐसे। और बाद में फिर वो जैसे ही माँ बाप जो भी नाम देने लगते हैं तो फिर वो जानने लगता है अच्छा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे धीरे धीरे बड़े होते होते फिर हम में अहम आने लगता है। तो ये जर्नी अगेन मैंने ये बुक में वर्णन किया है मेरे सोहम टू अहम,
एंड अहम टू सोहम, ऐसी हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आयुर्वेद और योग गर्भ और गर्भावस्था और गर्भिणी इन सभी को बहुत ही विस्तार से बताया है, और बहुत स्पिरिचुअल इसमें थॉट प्रोसेस है, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है। तो जो जन्म हम जब जैसे ही जीव माँ के गर्भ में आ जाता है, तब वो सोहम मतलब उसको पता है कि मैं कौन हूं, और वो सोहम सोहम करते करते वो अपने गर्भ में बढ़ता जाता है। और फिर वो सोचता है कि मुझे योग पढ़ना है, आयुर्वेद पढ़ना है, इस सृष्टि, इस संसार, इसमें मेरा मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो करने के लिए मुझे ये शरीर मिला है। और फिर मुझे अभी आगे की जर्नी माता, इस माता का जो मैंने आधार लिया है उससे अभी थोड़ा बाहर होके ये माता को धन्यवाद देके फिर मुझे इस यात्रा को पार करनी है। तो सोहम कोहम, फिर रोने लगता है, फिर भूल जाता है सब कुछ, इसके लिए वो कोहम कोहम बोलने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर जाके अहम कि मैं ये हूँ। और फिर हम भूल भुलैया में इस संसार में सब कुछ भूल जाते। फिर जाके कोई हम और आपके जैसे लकी जो जीव है, जो आयुर्वेद योग को थोड़ा सा कुछ समझ में लगते हैं, तो अहम से हम फिर से हमारी जर्नी सोहम की तरफ शुरुआत करते हैं, और लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी नॉलेज मिला है इस ऐसे नेशनल वेबिनार या ऐसे प्लेटफॉर्म पे। सॉरी टू जी, आंसर यू सो लॉन्ग, बट बहुत जरूरी। नहीं, कोई बात नहीं। हमारा आखिरी क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं गर्भावस्था की, तो जाहिर सी बात है ये बहुत सूक्ष्म और पवित्र रिश्ता कहिए या एक ऐसा कर्तव्य कहिए जो हम महिलाओं को मिलता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अ प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी विच इज गिफ्टेड बाय गॉड टू द वुमेन। और जब भी हम इन सब की बात करते हैं, जैसे हमारा सेशन शुरू हुआ था तो हमने षोडश संस्कार की बात की थी, 16 संस्कारों की बात की थी, जो हमारी गर्भावस्था से शुरू होके, गर्भ संस्कार से शुरू होके अंत्येष्टि तक चलता है। हम आपसे इसमें ये पूछना चाहेंगे कि क्या गर्भ में शिशु धारण करने के लिए कोई निर्धारित समय काल हमारे शास्त्रों में मेंशन है? क्वेश्चन 1। और यहाँ से ही हमारे साथ जो हमारे यूपीवाईएसए के अध्यक्ष हैं विजय लक्ष्मी जायसवाल जी, वो भी बहुत ही ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए या महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। तो वो भी आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगी कि जब सूक्ष्म शरीर हमारे नींव में या हमारे गर्भ में जन्म लेता है, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ गर्भ के निर्माण के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो बहुत सारे सवाल है, उसका मैं आंसर एक एक करके देने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो शिशु निर्माण के लिए जो मैंने उदाहरण दिया था, किसान और उसने जो मतलब जमीन देखता है, फिर वो बीज, फर्टाइल बीज का अरेंजमेंट कर देता है, और फिर फर्टाइल समय की समय भी होना जरूरी है। तो बीज और जमीन, यहाँ से आप इससे संलग्न कर सकते हो कि माँ का गर्भाशय एक जमीन की तरह, एक टेम्पल है, एक डिवाइन प्लेस है, जो मतलब किसी विकार रहित होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो दूसरी बात, बीज जो है, माँ का बीज और इसमें फिर पुरुष का भी जो बीज है, वो दोनों बीज उसमें दोष रहित होने चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा कुछ फैक्टर है तो उसके ऊपर पहले काम करना चाहिए। फिर जाके आपको जो हम आपने कहा कि इन दोनों का जो सही समय, करेक्ट एज क्या है, आपने जो पूछा, तो करेक्ट समय और करेक्ट एज, अभी एज एक फैक्टर है, दूसरा एक फैक्टर है हर महीने जो स्त्री को माहवारी आती है, उस माहवारी के समय भी जो शरीर में दोषों का जो चेंजेस होते रहता है, क्योंकि चेंजेस आर इनइविटेबल, ऐसा हमारा जो पूरा लाइफ ही उसी पे है, राइट। तो स्त्री के शरीर में भी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो हर महीने होते रहते हैं माहवारी के रूप में। अगर वो जो माहवारी होती या मासिक धर्म आता है, जो भी स्त्री को 5 दिन 7 दिन जो भी स्त्राव होता है, वो स्त्राव मतलब उसमें एक बीज जो है वो भी उसका डेड पार्ट उसमें होता है,
ब्लीडिंग के साथ, राइट, कि वो फलित नहीं हो पाया और उसका गर्भधारणा के रूप में नहीं यूज हुआ, तो वो डिटैच हो जाता है। तो आई बात अभी इस समय, तो एक तो राइट एज होना चाहिए, जो मैंने कहा 18 से 32 साल की उम्र में जरूर आपको अगर बच्चा चाहिए, आप बहुत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, तो जरूर इसको प्रायोरिटी पे रखें। काम ये सब कुछ होते जाएगा, लेकिन आपको इसकी प्रायोरिटी पहले बनानी चाहिए। दूसरी बात, ये सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात, आपका आहार विहार आचार विचार इनमें थोड़े परिवर्तन करने चाहिए। 1 साल तो पहले आप जब एक्चुअल कंसेप्शन का सोचो, उसके 1 साल पहले पूर्व तैयारी कपल को करनी चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद योग के जो भी दिनचर्या ऋतुचर्या जो भी है, वो सभी का नॉलेज आपको लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। उसके बाद में जब आप जो सही समय हर महीने का आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के पहले ओव्यूलेशन 14वें दिन का जो समय होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन का जो दिन है उसको -14 डेज करिए। वो डे में आपका जो ओवम है वो आपके ओवरी से बाहर निकलता है, उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो उस समय जो ओवम है वो ट्यूब में वेट करता है, और वो 3 से 4 दिन का ही महीने में समय होता है, जो हाईली फर्टाइल एज बोला, हाईली फर्टाइल समय बोला जाता है। सीज जो वो सही समय आपको हर स्त्री को पता करना है कि वो 3-4 दिन कौन से है मेरे, एंड उसके अकॉर्डिंगली कपल को दोनों को ये इस बात पे चर्चा डॉक्टर के साथ मिलके ये सब फाइंड आउट करके फिर उनको अपना गर्भाधान विधि का समय एक अच्छा खासा ऑस्पिशियस ऐसा ओकेजन निकाल के मंत्र मन इन सभी का पूरी तरह से प्रिपरेशन करके फिर वो गर्भधारणा की प्रोसेस जो है वो करनी चाहिए। तो तो सही समय है 3 से 4 ही दिन स्त्री के पास होते हैं, ओव्यूलेशन के पहले के 2 दिन और ओव्यूलेशन के बाद के 2 दिन, क्योंकि वो ट्यूब में ओवम होता है। उस समय अगर स्पर्म आ जाए, आपका जो मिलन होने के बाद स्पर्म जब वजाइना से पास होके गर्भाशय से फिर ट्यूब में जाता है, जहां पे ओवम वेट करता है वहां पे जाता है, और फिर स्पर्म और ओवम का मिलन हो जाता है, फिर जाके जीव आता है। तो ये बहुत ही डिवाइन प्रोसेस चलती है। इसके लिए हमें अवेयरनेस और अपनी जानकारी, अपने शरीर की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको हर स्त्री को समझना जरूरी है। तो आई थिंक मैंने ये आंसर कर दिया। अभी दिनचर्या का एक जो सवाल है, तो दिनचर्या रेगुलरली स्त्री को अगर 1 साल वो तैयारी कर रही है, तो साधारण जैसे सुबह जो है कफ का काल ज्यादा रहता है, इसके लिए थोड़ा सा हेवीनेस रहता है हमारे शरीर और मन में, तो इसके लिए बहुत हेवी खाना मत खाइए। सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा सा हल्का, पानी, गर्म पानी, ऐसे ऋतु के अनुसार, आपके लोकल अनुसार जो भी आपकी स्थिति है उसके ध्यान में रखते हुए सुबह का हल्का नाश्ता करें। फिर दोपहर जब होता है तो पित्त का ज्यादा कार्य रहता है, जैसे ही सूर्य उगने लगता है, तो जो उस समय का जो काल है, जैसे ही वो ऊपर आ जाता है, जैसे दिन दोपहर के टाइम पे, तो पित्त का काल बोलते हैं। तो इस समय आपकी एनर्जी ज्यादा रहती है, आपके शरीर और मन दोनों भी, सभी कुछ बहुत सारे काम आप कर सकते हो। जैसे हम अभी इस समय बहुत सारे एक्टिव स्टेज में हैं, तो इसीलिए जब आप खाना इस समय जो खाएंगे वो पूरा थाली पेट भर के, जो भी आपको हेवी डाइट लेना है वो सभी कुछ ले सकते हैं दोपहर के खाने में, क्योंकि आपका शरीर तैयार है वो डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद में जैसे ही सूर्यास्त की तरफ आप जाते हो, तब आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वात का टाइम है, तो इस समय आपको स्टेबिलिटी लाना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको थोड़ा कम आहार करना है, मूवमेंट थोड़ा कम करना है। इस समय आपको योग में मेडिटेशन, प्राणायाम, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और सुबह जब आप कफ का समय रहता है उस समय आसन प्रैक्टिस करें, ताकि वो एक्टिवनेस आए, राइट। तो इस तरीके से आप, जो आयुर्वेद ने ना ये त्रिदोष का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, क्योंकि अपने अगर त्रिदोष समझ लिया तो आपके शरीर को जान लिया, और त्रिदोष को बैलेंस करना ही एक आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसको ठीक करना, ये जो दो मुख्य उद्देश्य है, वो सिर्फ त्रिदोष के ऊपर पूरा उसका जो गाइडलाइन है त्रिदोष के ऊपर है। त्रिदोष अगर आपके ठीक है, इसको दोष क्यों बोला है, क्योंकि त्रिदोष में वो ताकत है कि वो आपको बना भी सकता है और आपको वो तोड़ भी सकता है, इसीलिए उसको त्रिदोष बोला है। और इसमें सबसे मतलब बॉस कौन है, वायु है। तो
इसीलिए आपको जब ये दिन का एनवायरमेंट, क्योंकि हम दो दो वर्ल्ड में रहते हैं, एक तो ये शरीर में और फिर ये स्पेस में, राइट। तो एनवायरमेंट और स्पेस, आपकी खुद की एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी, इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इन दोनों का एक अच्छे से योग होना चाहिए। और इसी बेस पे आपका जो खान पान है, आपका विहार है, आपका योग है, आपका आचार विचार, इन सभी का टाइम टेबल बनाना ही दिनचर्या है। और दिनचर्या ये पूरा मतलब ऐसे के ऐसे जैसे स्क्रिप्चर में लिखा है, आप अगर उसका पालन करें तो कोई भी बीमारी आपको मतलब बहुत ज्यादा दिन तक आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बीमार तो मेन आयुर्वेद का यही संकल्प है। और हम बोलते हैं कि आज की दुनिया में आयुर्वेद कितना लागू है। मैं तो तीनों को मानती हूँ, हमें अपग्रेड भी होना चाहिए, मॉडर्न साइंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, एट द सेम टाइम अपने जो साइंस है आयुर्वेद और योग को, इनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। डी कोड लैंग्वेज जो है ना, वो बहुत बार अभी हम बहुत वेस्टर्न हो गए हैं, तो इंग्लिश भाषा ज्यादा समझते हैं, तो संस्कृत भाषा में जो लिखा है वो डिकोड करने में बहुत परेशानी आती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये तो पुराना साइंस है, और इसका जो बताया है इसमें ये कुछ अभी लागू नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो इटर्नल साइंस है, आयुर्वेद एक इटर्नल साइंस है। आयुर्वेद के कंसेप्ट जो है वो पहले भी थे, आज भी है, और कल भी रहेंगे। आप रहो ना रहो, लेकिन ये साइंस चलता रहेगा। इसके जो प्रिंसिपल है वो वैसे के वैसे, लेकिन उसको लागू करना, स्किलफुली एप्लीकेशन करना, समझना, उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए है क्या, राइट। और फिर समझाना, आपके सामाजिक जागृति करना, ये हमें बहुत कार्य करना है। और फिर आई थिंक पैंडेमिक वगैरह ये जो भी डर बना हुआ है, मैं तो हमेशा मतलब 1.5-2 साल से यही कोशिश कर रही हूँ कि ये हमने कहीं पे हम रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीजें, ये वातावरण निर्माण के लिए, क्योंकि इस वातावरण को हमने दूषित किया है। हमने अपने पेड़ पौधे एनवायरमेंट का ख्याल नहीं रखा है, जो हमारा ख्याल रखते हैं। ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं, जो ऑक्सीजन हमें नेचर में मिला है फ्री में, हम उसको ही लेने के लिए हमारे पास दिक्कत है। तो इसीलिए हमें यही समझना है कि जो है उसकी वैल्यू करो, राइट। तो दिनचर्या ऋतुचर्या आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाता है और आपको सिखाता है कि अपने आप को उतना कॉन्शियस करो, उतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप इन सभी को यूज कर पाओगे, ये साइंस को। ठीक है डॉक्टर सोनाली, इज देयर एनी क्वेश्चन? सोनाली जी आवाज आ रही क्या? मुझे तो आ रही है विपिन जी, बाकी लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, सोनाली जी की माइक अनम्यूट करिए। सोनाली हाँ 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 हाँ। जी आ रही। विपिन जी आवाज आ रही है? हाँ सुन पा डॉक्टर रहा हूँ, सुन पा सोनाली। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे से आपने हमें ये सारी चीज़ों को समझाया है, बहुत ही ज़्यादा बारीकी तरीके से आपने इस चीज़ को हमें बताया है। अगर हमारे पास समय ज़्यादा होता या वक्त थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद हम इसको थोड़ा और विस्तार में लेते, क्योंकि हम अपने सारे दर्शकों को एक चीज़ बता दें कि गर्भ संस्कार की जब हम बात करते हैं, जब हम इस यात्रा की बात कर रहे होते हैं, तो गर्भ संस्कार में सिर्फ योग प्राणायाम ध्यान ही नहीं आता है, इसमें गर्भ संवाद भी आता है, पुंसवान संस्कार भी आता है, बहुत सारी ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जिनका बहुत अहम भूमिका हमारे गर्भ की जर्नी में या फिर हमारे प्रेगनेंसी जर्नी में होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा डॉक्टर नूतन से ज्वाइन करेंगे जब भी हम अगली, या तो अगली श्रृंखला में, या जब भी उनके पास और हमारे पास दोनों के पास एक फॉर्चुनेट टाइम हो कि हम आपको अच्छे और लंबे समय के लिए, क्योंकि ये ऐसा वाइड कॉन्सेप्ट है, आई थिंक गर्भ संवाद या गर्भ संस्कार एक शाश्वत विज्ञान है अपने आप में। तो लेकिन अभी आपने जितना हमें ज्ञान दिया है, जितना हमें नॉलेज दी है, इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ से ही हम सारे दर्शकों को कहेंगे कि अगर आपको कोई और भी प्रश्न हो, या अगर आपको लगता है कि आपका एक प्रश्न, जैसे कि ये लाइव जो अभी हमारा चल रहा है ये बार बार रिपीट होगा, एंड इट एज इट इज ये हमारे फेसबुक पेज पे बना रहेगा, तो सिर्फ लाइव ही नहीं, आपका ये हमारा जो सेशन है ये बार बार देखा जाता है। और इसीलिए शायद अभी हम टॉप 3
में इन ऑल ओवर इंडिया हमारा पेज चल रहा है, क्योंकि हम रोज कोई ना कोई नए महान अनुभव को आपके पास लाते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जब आप ये दोबारा हमारा सेशन सुनते हैं, तभी भी आप क्वेश्चन वहीं का वहीं पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमारे UPYSA पेज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जवाब, आपका उत्तर आपके पास अवश्य पहुंच जाएगा। यहाँ से समय की बाध्यता देखते हुए, क्योंकि हम समय से ज्यादा लेट चल रहे हैं, विपिन जी हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने ट्राई किया बहुत सारा आपको मैं बताऊं सार भाग। अगर आपको और भी जानना है तो मेरी बुक मैंने लिखी है उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी स्त्रियां और गर्भिणी के लिए। अगर वो बुक भी आप खरीदे और पढ़े और उसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं तो हूं ही आपके लिए। तो उस बुक को आप जरूर खरीदिए, अमेजोन पे है या फिर मेरे वेबसाइट पे भी लिंक है। हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं इस समय में कोशिश करूंगी पैंडेमिक में भी आपको ये बुक के द्वारा आपके पास पहुंचूं। सो थैंक यू। वाह, दिस इज सो बहुत स्वीट। बहुत धन्यवाद अगर मैम। कोई भी दर्शक चाहते हैं कि वो इस किताब को देखें या इस किताब से भी ज्ञान ले सकें, तो आप इस किताब को अवश्य खरीद सकते हैं। विपिन जी आप प्लीज बोलिए, माइक आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से मैम आपको बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। आज का जो सब्जेक्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैंने भी काफी चीजें नोट की। और चूंकि मैं एक हिंदी का विद्यार्थी रहा, तो हमारे एक फेमस कवि ने कहा है कि हालातों के आगे जब सात न जुबा होती है, हालातों के आगे जब सात न जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द में वो सिर्फ माँ होती है। तो चूंकि ये एक बहुत ही अच्छा सा एक उदाहरण है, क्योंकि जो मेरी खामोशी को पहचाने, जिसमें हम बोलना नहीं जानते हैं, वो जानती है कि पानी पीने का है कि दूध पिलाने का है, तो वो सब सिर्फ ये भाव माँ के अंदर होता है। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ 45 डेसिबल जो डेल है, यानी कि दर्द सहने की जो क्षमता है, उसको सहने की सिर्फ 45 डेसिबल तक आदमी सह सकता है। लेकिन जो एक माँ होती है वो 57 डेल जो मेजरमेंट की यूनिट है दर्द सहने की, उसको सहती है। यानी कि 20 हड्डियां जब एक साथ फ्रैक्चर हो, उसमें जो पेन हो रहा है वो माँ सहती है। तो वही जो भाव है, इसीलिए कहते हैं कि माँ का प्यार अपने आप में अनूठा प्यार होता है। इतना सब कॉम्प्लिकेशन सहने के बाद भी जब वो बच्चे से इतना बेपनाह प्यार करती है, तो वो अपने आप में उसकी कोई गणना भी नहीं है, ना कोई उसको कर सकता है। उसका मेजरमेंट कहा भी नहीं जा सकता कि किस प्रकार आप माँ के प्यार को आप तौल सकते हैं या उससे उऋण हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बात को चूंकि ज्यादा ना बढ़ाते, क्योंकि समय ऑलरेडी सत्र हो चुका है, और हमारा जो सेकेंड सेशन है आज ही है, जो हमारे एक अतिथि 2 बजे से जुड़ने वाले हैं।